चैप्टर 60। बोलते हुए वो एक एक करके उन सभी गुंडों की तरफ देख रहा था जो पहले ही अधमरे थे। वही शिवाय का ऑर्डर सुन राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मन ही मन शिवाय के गाल पर कहना चाहता था, बॉस अगर मैंने इन लोगों को हल्का थप्पड़ भी लगा दिया तो वो वैसे ही मर जाएंगे। और आपने क्या कहा, इन लोगों ने मैडम को चोट पहुंचाई? पर क्या बॉस इन लोगों की हालत देख भी रहे हैं कि मैडम ने कैसे मार मार कर इनमें सभी मुस्टंडों का भरता बना दिया है। वही उन औरतों की तरफ से तो कोई जैसे ध्यान ही नहीं दे रहा था जो लगातार चीखे जा रही थी। अब आगे कुछ देर में ही उन दोनों की लगातार चीख एक खतरनाक सुनाटे में बदल गई, जिसकी वजह से राघव का ध्यान भी उस ओर चला गया। लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी रूह तक कांप गई। शिवाय अपनी जगह से उठते हुए रूड टोन में क्लीन द मेस। राघव बेचारा ज्यादा देर तक उस तरफ नहीं देख पाया। वो सीधा वहां के मैगार्ड को इशारा करते हुए शिवाय के पीछे पीछे उस हेल रूम से निकल गया। वही दूसरी तरफ एक होटल के कमरे के अंदर, कमरे के चारों तरफ कपड़े बड़े ही बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए थे और बिस्तर पर एक जवान हैंडसम लड़का अपनी बाहों में एक खूबसूरत मासूम लड़की को पकड़कर उसे अपने सीने से चिपकाए सो रहा था। इस वक्त दोनों की ही बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और दोनों ही एक पतली सी सफेद चादर से ढके आराम से सो रहे थे। कमरे की एक तरफ बहुत सारी शराब की भरी और खाली बोतलें टेबल पर बिखरी पड़ी थी। कमरे को देखकर ही पता चल रहा था कि रात में उन लोगों की बहुत यादगार गुजरी थी, लेकिन दोनों ही इस वक्त बेहोश सो रहे थे, जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं कि तभी बिस्तर की तरफ रखा मोबाइल रिंग करने लगा, जिसकी आवाज से आराम से सो रहा लड़का नींद में ही अपनी आंखें बंद किए अपने मोबाइल को उठाकर अपने कान से लगाते हुए नींद की भरी आवाज में आन हेलो। वही कार्तिक की नींद की भरी आवाज सुनकर ओम का गुस्सा फूट पड़ता है। हेलो के बच्चे, पता है तुझे कितना टाइम हो रहा है? सुबह के 10 बज रहे हैं और अगर तू अब भी घर वापस नहीं आया तो शिवाय का पता नहीं, लेकिन आदित्य भाई जरूर तेरी चटनी बना देंगे। कहते हुए उसने बिना कार्तिक की कोई भी बात सुने कॉल कट कर दिया। कार्तिक बेचारे की नींद तो अपने बड़े भाई की अच्छी खासी दांत सुनकर ही हवा हो गई थी। वो जैसे ही बिस्तर से उठने को हुआ कि तभी उसने अपने बगल में किसी को लेता हुआ महसूस हुआ। अपने पास किसी को महसूस करके कार्तिक की तो सांसें ही उसके गले में अटक गई थी। उसने जैसे ही अपने बगल में लेटी लड़की की तरफ देखा, एक पल के लिए तो वो उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे की तरफ एकटक देखता ही रह गया। बेचारे का ध्यान तब उस लड़की से हटा जब उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने दुखते सिर को पकड़ते हुए, ओह भगवान, ये हैंगओवर। अपना सिर पकड़ते हुए जैसे ही वो थोड़ा बिस्तर पर टिक कर बैठा कि तभी उसने अपनी हालत की तरफ ध्यान दिया। खुद को इस वक्त फुल नेकेड देखकर कार्तिक की आंखें तो शौक से उसके सॉकेट से बाहर ही आने वाली थी। ओह शिट, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एंडोटेनो कार्तिक। बोलते हुए जैसे ही उसने अपने बगल में लेटी लड़की की बॉडी पर ध्यान दिया तो उसे ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि चादर इतनी पतली थी कि साफ पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच रात को क्या हुआ होगा। कार्तिक अपने सिर को पकड़ते हुए, ओह शिट कार्तिक, तूने क्या कर दिया? उसका मन कर रहा था कि वो अपने ही बाल नोच ले। खुद को किसी तरह शांत करते हुए, रात को याद करते हुए, रात के समय कार्तिक अपने बड़े भाई शिवे के डर की वजह से और होटल में मिली हुई फ्री दारू का गठकने लगा कि तभी एक लड़की हड़बड़ाते हुए उसके कमरे में एंटर हो जाती है और अपने हाथों को लंबी लंबी सांस लेते हुए किसी तरह कमरे के गेट को लॉक करने की कोशिश करने के बाद बंद कर देती है। उस लड़की को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त किसी से बचकर भागी हो। उसकी सांसें इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। उसके खूबसूरत मगर थोड़े लाल चेहरे पर बहुत सारा पसीना था जो इस वक्त उसके चेहरे पर मोती की बूंदों की तरह चमक रहे था। उसके खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में हल्के आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसका लाल चेहरा देखकर लग रहा था कि उस लड़की का खुद का शरीर धीरे धीरे नियंत्रण खोता हुआ महसूस हो रहा था। दरवाजे पर खड़े होकर वो लगातार अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लड़की को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो खुद को संभाल भी पा रही है। वही कार्तिक जो एक ओबरॉय होने की वजह से उसकी अल्कोहल सहन करने की क्षमता अच्छी थी, पूरी 2 बोतलें खाली करने के बाद भी वो अपने होश में था। जैसे ही उसने अपने रूम के लॉक होने की आवाज सुनी, उसका पहले का खराब मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। हालांकि अपने भाइयों के सामने भले ही कार्तिक मजाकिया और बचकाना व्यवहार करता था,
लेकिन हर कोई जानता था कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके पर्सनल स्पेस में दखल दे। उसे दूसरे लोगों से बात करना और खुलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि हर कोई बस उसके नाम, शोहरत और परिवार की ताकत की वजह से उसके करीब आने की कोशिश करता है। इसलिए बेचारा एक मशहूर एक्टर होने के बाद भी अपने भाइयों की तरह पूरी लाइफ अखंड सिंगल रहा। जब उसने पलट झपकते देखा और किसी लड़की को अपने गेट पर खड़ा देखकर उसका गुस्सा आपे बाहर हो गया। उसने ना आप देखा ना ताप सीधा खड़ा होता हुआ उस लड़की की पीठ की तरफ देखते हुए थे जो अब भी उसके सामने थी। उस लड़की का शोल्डर पर हाथ रखे हुए और अपना दांत पिसते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन? अभी वो कह ही रहा था कि उतने में वो लड़की झटके से अचानक से पलटकर उसके सीने में लग गई। वो लड़की कार्तिक के सीने में अपने चेहरे को सहलाते हुए कोमल और लड़खड़ाती आवाज में, प्लीज हेल्प मी। कार्तिक को उस लड़की की बॉडी किसी भट्टी की तरह गर्म महसूस हो रही थी, लेकिन किसी लड़की को अचानक खुद से जबरदस्ती लिपटा देख उसने खुद को छुड़ाते हुए झटके से उस लड़की को खुद से अलग करते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी कार्तिक उस लड़की को और भी भला बुरा बोलने वाला ही था कि तभी उसकी नजर उस लड़की की मासूम बड़ी बड़ी आंखों में जैसे अटक सी गई हो। उस लड़की की आंखों की गिली पलकें उस लड़की को और भी ज्यादा क्यूट और मासूम बना रही थी। वो इस वक्त किसी डरी हुई हिरन की तरह लग रही थी जो अभी किसी शिकारी से बचकर आ रही थी। उस लड़की की आंखों में देखकर कार्तिक जो कुछ भी बोलने वाला था वो सब भूल गया। शराब का नशा था या कुछ और, लेकिन वो उस लड़की की नशीली आंखों में खुद को डूबता महसूस कर रहा था। तभी वो लड़की अचानक कार्तिक के सीने से लिपटे हुए उससे रिक्वेस्ट करने वाली टोन में कहती है प्लीज डोंट लीव मी, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज हेल्प मी प्लीज। कार्तिक जिसकी शर्ट के ऊपर 4 बटन खुले हुए थे उस पर उस लड़की की गर्म सांसों को महसूस करते हुए कार्तिक का दिल इस वक्त बहुत जोरों धड़क रहा था। श्रृंगार ऐसा नहीं था कि कभी किसी लड़की ने उसे रिझाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा था और कभी किसी लड़की को देखकर उसे कुछ फील भी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ उस लड़की के सिर्फ गले लगने भर से कार्तिक का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि वह अपने दिल की धड़कने तक सुन पा रहा था। उसे धीरे धीरे खुद के खून का बहाव उल्टी दिशा में बहुत महसूस होता है। वो दोबारा उस लड़की को खुद से अलग करते हुए, देखो मुझसे दूर रहो, फिर 2 कदम पीछे लेते हुए और उन बोतलों की तरफ देखते हुए, कहीं इनमें तो कुछ नहीं मिला था, मुझे इतना अजीब को लग रहा है। नहीं करेक्ट, तुम्हें कुछ करना चाहिए। सोचते हुए वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाने वाला होता है कि अब तक उस तरफ खड़ी लड़की जिसकी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसने लगभग कार्तिक के ऊपर उछलते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर अचानक बिना किसी चेतावनी के अपने गर्म लाल होठों को कार्तिक के होठों से जोड़ दिया और उसे किस करने लगी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बस कार्तिक के चेहरे को थामे हुए कभी उसके होठों पर तो कभी चीक्स पर तो कभी उसकी जो लाइंस हर जगह लगातार किस करती जा रही थी, जैसे उसे ऐसा करने में थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा हो। लेकिन वही उस लड़की के इस अचानक एक्शन के लिए शायद कार्तिक तैयार नहीं था और वहीं पर सोफे पर इस लड़की को अपने बाहों में संभालते हुए गिपर लेकिन उसकी हालत हर पल बीतने के साथ कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही थी। उस लड़की को इस तरह किस करने की वजह से वो धीरे धीरे अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई नशा सा चढ़ गया हो। नक्शिया श्रृंगार उसकी सांसों उस लड़की की सांसों की तरह धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। वही अपने चेहरे पर उस लड़की के मुलायम होठों को महसूस करते हुए आखिर कार्तिक का सेल्फ कंट्रोल जवाब दे गया और उसने झटके से उसे अपने नीचे दबाते हुए उसके होठों को पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके हाथ उस लड़की की मुलायम बॉडी पर बेकाबू नाच रहे थे। प्रेजेंट टाइम जैसे ही कार्तिक को बीती रात की सारी यादें साफ हुई, उसका तो दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया हो। मन ही मन में खुद को कोसते हुए, डैम कार्तिक, वो लड़की नशे में थी लेकिन तू होश में था, तूने कैसे? शिट यार। अभी वो खुद को कोसने में बिजी था कि तभी लगातार हलचल होने की वजह से कार्तिक के बगल में लेटी लड़की की पलकें धीरे धीरे खुलने लगी। खुद का विजन स्पष्ट करते हुए जैसे ही उस लड़की ने अपनी आंखों के सामने किसी आदमी को बिना कपड़ों के अपना सर पकड़े देखा और उस आदमी के गुस्से भरे भाव देखा, तो उस लड़की की नींद एक ही पल में हवा हो गई। वो लड़की तुरंत हड़बड़ाते हुए बैठने को हुई कि तभी उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ और खुद की हालत का एहसास होते ही वो झटके से उस पतली सी चादर से खुद को ढकने की कोशिश करते हुए वही फूट फूट कर रोने लगी। इन सब में उसने अपने बगल में बैठे इंसान पर ध्यान नहीं दिया।
उसी तो ऐसा लग रहा था कि एक ही पल में उसकी सारी दुनिया उजड़ गई हो। उसी अपने शरीर में इस वक्त जितना दर्द नहीं हो रहा था, उतना दर्द उसके दिल में हो रहा था। हजारों ख्याल उसके दिमाग में एक साथ आ जा रहे थे। धीरे धीरे उसे रात की कुछ धुंधली यादें भी याद आने लगी। तब उसे याद आया कि पार्टी में जूस पीने के बाद जब उसके अपने शरीर में अजीब बदलाव होने महसूस हुए तो वह वॉशरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके ही कॉलेज के मशहूर गुंडे लड़कों के ग्रुप ने उसे घेर लिया था। हालांकि उसका सर चकराने की वजह से उसे अपने आसपास का कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उसे इतना पता था कि उसे किसी भी तरह उससे उन लोगों से दूर रहना है। किसी तरह खुद को बचाते हुए वह अपने ब्लर वाले हो चुके विजन की वजह से पता नहीं कैसे इस कमरे के अंदर एंटर हो गई। बस उसके बाद उस लड़की को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वही उस लड़की के लगातार रोने की आवाज सुनकर कार्तिक वापस हकीकत में आता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस स्थिति को किस तरह से संभाले। हालांकि पता नहीं क्यों वह ऐसी किसी अनजान लड़की को रोता हुआ नहीं देख पा रहा था। हालांकि उसे इसकी वजह तो समझ में नहीं आ रही थी कि उस लड़की को इतना टूटा हुआ देखकर उसे इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा था। कार्तिक थोड़ा हिचकिचाहट हुए उस लड़की की तरफ देखते हुए। वो असल में सब कुछ अभी कार्तिक कुछ कहने की कोशिश ही कर रहा था कि उस लड़की ने बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए खुद को किसी तरह उस पतली सी चादर लपेटा एंड वॉशरूम की तरफ गिरते पिटते चली गई। कार्तिक खुद को ढकते हुए और हैडबडेट हुए। अरे क्या तुम ये क्या कर रही हो? पर उस लड़की ने बिना उसकी बात की कोई परवाह किए खुद को कवर करते हुए और अपने कपड़े लेकर किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाथरूम के दरवाजे को बैंग की आवाज के साथ बंद कर दिया। खैर, बाहर खड़ा कार्तिक जिसने जल्दी ही खुद को कवर कर लिया था, उसे भी उस लड़की के रोने और बिलखने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। बाहर अपने कपड़े पहने हुए जैसे ही कार्तिक की नजर उस बिखरे कमरे से होती हुए आखिरकार बिस्तर पर गई तो सफेद चादर पर खून के धब्बे देखकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। पता नहीं, पर इस बारे में जानकर कि उस लड़की का ये फर्स्ट टाइम था, कार्तिक को एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह शायद वो खुद भी नहीं जानता था। एक सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर जैसी जगह जो बाहर किसी भूतिया घर से कम नहीं लग रही थी, वहीं उसके अंदर जैसे ही कोई भी इंसान कदम रखे वो किसी शानदार हवेली में भी कम नहीं लग रही थी, जो उस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रही थी। तभी उस हवेली के अंडरग्राउंड जैसी जगह पर में एक लड़की जिसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसके बॉडी पर जगह जगह पर नए और पुरानी चितों के घाव थे। भले ही दूर से देखने पर वो डरावने लग रहे थे, लेकिन असल में वो ज्यादा गहरे नहीं थे। वो लड़की जमीन में पड़े हुए एक टक अपनी सामने कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठे आदमी की तरफ अपनी डरी हुई नजरों से देखे जा रही थी। उस आदमी को देखकर ही उस लड़की की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो लड़की डरते हुए, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया। उस लड़की के खराब हालात की वजह से वो एक वाक्य भी पूरा नहीं बोल पा रही थी, लेकिन उस लड़की की ऐसी हालत देखकर भी कुर्सी पर राजा की तरह बैठे आदमी की भूरी आंखों पर कोई भी दया नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने लड़की के मुंह से दोबारा अपनी बहन का जिक्र सुना, उसके अब तक शांत पूरी आंखों गुस्से से लाल होने लगी। उसने एक झटके से अपनी कुर्सी पर उठते हुए उस लड़की के बिखरे और गंदे बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भरते हुए, गुस्से में अपनी दांत पिसते हुए, अपना एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन अनिका का जिक्र करने की? क्या तेरा अब तक मन नहीं भरा? उस आदमी की इतनी कठोर और गुस्सेल आवाज सुनकर वो लड़की डर की वजह से थर थर कांप रही थी। उसने हकलाते हुए उस आदमी से भीख मांगते हुए कहा, ऋषभ, देखो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। उस लड़की को अब भी झूठ बोलता देख ऋषभ ने उसके बाल दोबारा पटकते हुए, लगता है तुम भूल गई हो, मैं अनिका नहीं हूँ। वो भले ही तुम्हारे झूठ पर भरोसा कर ले, लेकिन मैं ना। फिर उस लड़की को अपनी घिन भरी नजरों से देखते हुए वापस अपनी कुर्सी पर बैठे। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा अनिका के सामने अपनी सच्चाई कहने के लिए, लेकिन तुम तो मेरी सोच भी ज्यादा घटिया निकली। थोड़ा रुककर गहरी सांस लेते हुए आराम से अपनी कुर्सी पर लीन होते हुए, चलो अच्छा है, तो तुम्हें अब इस टॉर्चर से छुटकारा देने का समय आ ही गया है। आखिर खुद के आजाद होने की बात सुनकर उसके कटे फिटे चेहरे पर एक चालाकी वाली मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन, दिया, अब बस कुछ ही देर की बात है, तू यहाँ से जल्द ही आजाद हो जाएगी और निकलते ही मैं इस कमीनी को इस बार खुद अपने हाथों मारूंगी।
पता नहीं कैसे वो उस दुर्घटना से बच गई। फिर अपनी चालाकी भरी नजरों के कोने से ऋषभ की तरफ देखते हुए, मुझे पता था जब तक मैं अपने किए का इल्जाम कबूल नहीं कर लेती तब तक तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे ऋषभ, क्योंकि तुम भी ये जानते हो कि तुम्हारी बहन अभी भी मुझे एक अच्छा दोस्त मानती है, और अगर तुमने मुझे मार डाला तो वो तुमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। वही ऋषभ का ध्यान दिया पर ही था और वो ये बात भी अच्छी से समझ चुका था कि क्यों उस लड़की मरने का डर नहीं था और क्यों उसने अभी तक उसे सच नहीं बताया। ऋषभ खड़े होकर एक गार्ड की तरफ इशारा करते हुए अपनी जगह वापस खड़ा हो गया और धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। वही वो गार्ड अपने साथ और लोगों को लेकर उस लड़की को उसकी जगह से उठाता है और दोनों तरफ से उसके हाथों को पकड़ने के बाद एक गार्ड पीछे से दिया के बालों को खींचता है, जिससे उसका गंदा चेहरा ऊपर हो जाता है और उसकी नजर ऋषभ की खतरनाक नजरों से मिलती है। वही ऋषभ डेविल स्माइल करते हुए, तू 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 तुम्हें तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है दिया। ऋषभ की बातें सुनकर दिया कंफ्यूजन से उसकी आंखों में देखने लगी। ऋषभ, मेरी बहन को तुम्हारी दोस्ती तो दूर तुम्हारे बारे में कुछ याद भी नहीं है, यहाँ तक वो तो तुम्हारा जिक्र भी नहीं करती। ऋषभ की बात सुनकर दिया की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई। ऋषभ वैसे ही डेविल स्माइल करते हुए एक टक दिया की तरफ ही देख रहा था। दिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसका दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर चुका था। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तभी एक गार्ड ने बड़ी ही बेतरतीब तरीके से उसके मुंह में सफेद पाउडर घुसा दिया और उसके मुंह में हाथ डालते हुए उसे निगलने के लिए मजबूर कर दिया। दिया के उस सफेद पाउडर को निगलते ही वो काफी देर तक खांसती रही। सभी गार्ड ने अभी भी उसे कसकर पका हुआ था। वही सामने खड़ा ऋषभ अपनी घनी भरी नजरों से एक टक दिया के खांसते लाल गंदे चेहरे की तरफ देखता जा रहा था। वही जैसे ही दिया ने उस सफेद पाउडर को निगलने के बाद उसके अपने शरीर में गर्मी के कारण महसूस होने लगी और उसका सारा हल्का हल्का चकने लगा, जिससे उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उसे अभी क्या खिलाया गया था। आखिर वो पहले ही नशे की आदी थी। खैर, ये जानते ही दिया डर के साथ ऋषभ की तरफ देखने लगी। ऋषभ, डेविल स्माइल हुआ, तुमने इसी का इस्तेमाल करके मेरी बहन और मेरे भाई के दोस्त को एक दूसरे का दुश्मन बनाया था ना, और मेरी छोटी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। तो क्यों ना तुम्हें भी अपने किए का स्वाद चखाया जाए। ऋषभ के मुंह की सच्चाई सुनकर दिया के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसमें इतने दिन कैद और ऋषभ के दिए गए टॉर्चर का इतना डर नहीं लगा था जो ऋषभ के मुंह से अभी अभी किए गए खुलासे से लग रहा था। ऋषभ दिया का खौफ से भरा चेहरा देखकर एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसकी आंखों को आंखें मिलाकर अपनी कठोर लेकिन धीमी आवाज में, तुम्हें उस दिन अपहरण करने वाला मैं नहीं बल्कि शिवाय था, और आज तक केवल मेरी वजह से तुम अब तक जिंदा बची हो, वरना ये हर कोई जानता है कि डेविल कभी किसी गुनाहगार को जिंदा नहीं छोड़ता और उसे ऐसी मौत देता है कि उसे नर्क की आग भी ठंडी लगने लगे।